गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड नमस्कार। मैं हूं शिवम सिंघल, एग्री ट्रेनर, और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे एग्री ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दोस्तों, आप सभी लोगों को मालूम है अभी कुछ ही समय पहले वेस्टीज ने एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया था और अपना ट्रेनिंग कैटलॉग भी अपडेट हो चुका है। प्रोडक्ट की जो पीपीटी थी वो भी अपडेट हो गई है। तो आज का जो सेशन है वो हम अपडेटेड एग्री ट्रेनिंग के ऊपर ही करने वाले हैं, जिसमें हम नई पीपीटी को यूज़ करेंगे, जिसमें कि नए प्रोडक्ट्स भी ऐड हो गए हैं और कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं, राइट। एंड पीपीटी जो है वो इंग्लिश में है। मैं बोलूँगा हिंदी में ट्रेनिंग सेशन में। इंग्लिश पीपीटी मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि फिर बाद में लोगों का फीडबैक आता है कि सर जो लोग हिंदी नहीं समझ पाते हैं या हिंदी पढ़ नहीं पाते हैं उन लोगों को फिर दिक्कत होती है, वो कुछ नहीं समझ पाते। सो एटलीस्ट हम लोग इंग्लिश की पीपीटी यूज़ करेंगे एंड मैं हिंदी में बोलूँगा तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वाले लोगों का काम हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चीज़ें समझ में आ पाएंगी। तो आई थिंक अब हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो शुरू करते हैं और शुरू करेंगे सबसे पहले कि वेस्टीज ने आखिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लॉन्च क्यों किए। इस टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट टॉपिक है व्हाई वेस्टीज एग्री प्रोडक्ट्स। एक्चुअली में वेस्टीज को हम लोग हेल्थ केयर कंपनी के नाम से जानते हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादा जाना जाता है। और फिर एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक कैटेगरी है वेस्टीज में। सो एक्चुअली में एक हेल्थ केयर कंपनी ने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स लॉन्च क्यों किए, उसके पीछे एक विजन था जो कि वेस्टीज बताती है। कुछ मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है वेस्टीज एक विजन के साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे काम कर रही है। वो विजन क्या है कि आज के समय में जो हमारे किसान भाई हैं उनके खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल डिपेंडेंसी हो गई है। वो ज़्यादातर फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल खेतों में किया जा रहा है और वो केमिकल भी कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को खराब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो केमिकल्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो सके, जिससे कि हमारे खाने पीने के जो भोजन है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो सके और हमारे स्वास्थ्य पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए थे। जो भी प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए वो सारे के सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, पूरी तरीके से बायो प्रोडक्ट्स हैं। सो यही सोच थी कि केमिकल के ऊपर निर्भरता कम हो और प्राकृतिक प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज किए जाएं खेती में, ताकि स्वास्थ्य के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। नंबर टू, वेस्टीज का जो नेटवर्क है डिस्ट्रीब्यूटर्स का, उस नेटवर्क को रूरल एरियाज तक एक्सपेंड किया जा सके, हर व्यक्ति गांव गांव तक पहुंच सके, उनका एक नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सके। अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी क्रिएट हो, साथ में जो किसान उनके साथ प्रोडक्ट यूज कर रहा है उनके लिए भी नए अवसर पैदा हो। क्योंकि आज के समय में जो सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है एग्रीकल्चर के सेक्टर में वो है किसानों की इनकम कैसे बढ़ाई जाए। सो किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए या तो हमारे पास ऐसा हो कुछ कि जो उनके लागत को कम कर सके या फिर उनकी पैदावार को बढ़ा सके, या फिर एक और रास्ता है कि हम कुछ ऐसा कर दें जिससे उनको एक एक्स्ट्रा इनकम आने लगे, जो खेती बाड़ी से तो इनकम आ ही रही थी और कोई साइड से इनकम भी आने लगे। सो वेस्टीज का जो प्लेटफॉर्म है वो ये एक अपॉर्चुनिटी लेके आता है किसानों के लिए कि किसान के केमिकल के ऊपर निर्भरता भी कम हो सके, उसकी पैदावार भी बढ़ सके और साथ में उसको एक एक्स्ट्रा इनकम भी मिल सके उसके खाते में, जिससे वो भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। सो किसान की इनकम बढ़े, लोगों का नेटवर्क बढ़े एंड केमिकल्स के ऊपर किसान की निर्भरता कम हो सके, वो नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करे, पैदावार उसकी अच्छी हो। यही चीजें ध्यान में रखते हुए वेस्टीज ने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे। अब वो जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम वन बाय वन समझेंगे और सबसे पहले बात करते हैं कैटेगराइजेशन की। वेस्टीज के पास एग्रीकल्चर कैटेगरी में 8 प्रोडक्ट आते हैं और वो जो 8 प्रोडक्ट हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी में डिवाइड करने से हम लोगों को ये समझने में आसानी हो जाती है कि किस किस टाइप के प्रोडक्ट वेस्टीज के एग्रीकल्चर कैटेगरी में आते हैं और क्या क्या चीजें नहीं आती हैं। दोनों चीजें क्लियर हो जाती हैं हमें। एंड सबसे पहले जो कैटेगरी है यहाँ पे वो एक्टिवेटर की कैटेगरी है। एक्टिवेटर को हम समझ सकते हैं कोई ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि दूसरे प्रोडक्ट्स की एक्टिविटी इंप्रूव करने का काम करें या मिट्टी या पानी की एक्टिविटी इंप्रूव करने का काम करें, जिससे हमें अच्छे रिजल्ट खेती में मिले। एक्टिवेटर की कैटेगरी में यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स हैं। एग्री 82 आता है यहाँ पे, एग्री एक्वाजेल आता है एक्टिवेटर की कैटेगरी में, जो कि नया प्रोडक्ट है, अभी अप्रैल में लॉन्च हुआ है। दूसरी कैटेगरी न्यूट्रिशनल की है एंड न्यूट्रिशनल को हम समझ सकते हैं वो प्रोडक्ट्स जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, फसल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और फसल की ग्रोथ बढ़ाने का काम कर रहे हैं, पैदावार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसमें
5 प्रोडक्ट्स हैं, एग्री ह्यूमिक है, एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स है, एग्री मॉस है, एग्री नैनोटेक है एंड एग्री गोल्ड है। लास्ट कैटेगरी आती है प्लांट प्रोटेक्शन की। प्लांट प्रोटेक्शन को हिंदी में आप बोलेंगे पौध संरक्षण, अर्थात ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हमारे पौधे की, हमारी फसल की सुरक्षा कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं उनको। हो सकता है वो हमारे फसलों को बीमारियों से बचा रहे हो, कहीं हो सकता है कीड़ों से बचा रहे हो। सभी ऐसे प्रोडक्ट जो फसल को किसी बीमारी, कीड़े या किसी और अन्य समस्या से बचाने का काम करता है, वो प्लांट प्रोटेक्शन की कैटेगरी में आ जाते हैं। यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट है इस कैटेगरी में, प्रोडक्ट नंबर 8 एग्री प्रोटेक्ट। एग्री प्रोटेक्ट को प्लांट प्रोटेक्शन की कैटेगरी में रखा। टोटल 8 प्रोडक्ट हो गए जिनको कि 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। अब इनको वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहला जो प्रोडक्ट है, जो कि सबसे पहले लॉन्च किया गया था, एग्री 82। एग्री 82 जो कि 2008 में लॉन्च हुआ था। एग्री 82 3 टाइप की पैकिंग में अवेलेबल है, और सबसे बड़ी जो पैकिंग है वो 5 लीटर की है। देन एक पैकिंग आती है जो कि 500 ml की है, और एक फिर पैकिंग आती है 300 ml की। पैकिंग 300 ml की होती है वो, बट उसमें 100 ml की 3 बॉटल्स अवेलेबल रहती हैं। 3 टाइप की पैकिंग है, लिक्विड कंपोजिशन में है, सबसे पुराना प्रोडक्ट है, इसको समझते हैं। 2 इज अ हाईली कंसंट्रेटेड नॉन आयनिक स्प्रे सपोर्टिंग सॉल्यूशन। बेसिकली हम कह सकते हैं कि एग्री 82 जो है वो एक स्प्रे सहायक घोल है। अर्थात जब भी हम खेतों में अपनी फसलों के ऊपर कोई भी स्प्रे करते हैं, तो उस स्प्रे में सहायक के तौर पे, सपोर्ट के तौर पे ये प्रोडक्ट प्रयोग किया जा सकता है। और इसका मेनली काम रहता है कि जिसके साथ भी आप मिला के स्प्रे कर रहे हो, उनकी एक्टिविटी को इम्प्रूव करना या उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, जिससे कि हमें उसके अच्छे रिजल्ट्स मिले। कैसे ये काम करता है उसको हम अभी नेक्स्ट स्लाइड पे समझेंगे। जहां तक इंग्रेडिएंट्स की बात है, तो इसके अंदर नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स रहते हैं एंड 82% एक्टिव इंग्रेडिएंट इसके अंदर होता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि क्या ये कोई जहरीला केमिकल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक नॉन फाइटोटॉक्सिक, सेफ और एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, जिसको कि आप किसी भी इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, हर्बिसाइड और किसी भी अदर एग्रो केमिकल के साथ मिला के प्रयोग कर सकते हैं। हमने जैसे बोला था कि ये दूसरे प्रोडक्ट्स की एक्टिविटी इंप्रूव करने का काम करता है, तो इसको हम एक्टिवेटर के नाम से भी समझ सकते हैं। देन इसको हम स्प्रेडर के नाम से भी समझ सकते हैं। एक्टिवेटर का मतलब होता है कि जैसे आप अगर इसको मिट्टी में प्रयोग कर रहे हैं, देन मिट्टी में आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फर्टिलाइजर्स प्रयोग करते हैं, तो फर्टिलाइजर्स मिट्टी में अच्छे से मिल सकें, घुल सकें, ताकि पौधों की जड़ों तक वो इजीली पहुंच सकें। वहां पे एक्टिविटी इंप्रूव करने का काम करता है। जहां तक स्प्रे की बात है, तो आमतौर पे देखने के लिए मिलता है कि जब हम पौधों के ऊपर कोई स्प्रे करता है, तो वो स्प्रे पौधों के ऊपर बूंद बूंद बन के गिरता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे पत्ते के ऊपर कुछ बूंदे पड़ी हुई हैं। ऐसे में अगर हवा चलती है, पत्ता हिलता है, तो वो बूंदे नीचे गिर जाती हैं। अर्थात किसान ने जो स्प्रे किया था किसी भी प्रोडक्ट का, उसमें से ज्यादातर जो भाग है वो नीचे गिर के बर्बाद हो जाता है, और पत्तों के ऊपर उनका रिजल्ट ही नहीं मिल पाता। ऐसे में एग्री 82 का रोल क्या होता है कि जब भी हम कोई स्प्रे कर रहे हैं, हमेशा उन दवाइयों के साथ, उन प्रोडक्ट्स के साथ एग्री 82 मिलाकर हम प्रयोग करें। एग्री 82 का फंक्शन होता है कि ये जब कोई ड्रॉपलेट्स बनती है, तो उसके सरफेस टेंशन को ब्रेक करने का काम करता है। लिक्विड के या वाटर के सरफेस टेंशन को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से ड्रॉप नहीं बनती पत्ते के ऊपर, और वो पूरे पत्ते के ऊपर स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। जो भी दवाई हम स्प्रे कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट हम स्प्रे कर रहे हैं पौधों में, वो बूंद बन के ना गिरे पत्ते के ऊपर, वो बल्कि पूरे पत्ते के ऊपर फैल जाए। नंबर 2, उसको पूरे पत्ते की सरफेस को भिगा दे, अर्थात वेट कर दे, तो वेटर भी बोलता है। देन नंबर 3, उसको पेनिट्रेट भी करे नीचे वाली सरफेस तक जाने के लिए, तो पेनिट्रेटर भी बोलता है। बहुत बार होता है कीड़ा पत्ते के ऊपर नहीं लगा होता, नीचे ही भी लगा होता है। हम लोग जबकि स्प्रे सिर्फ ऊपर करके आता है, तो पत्ते के नीचे तक भी दवाई पहुंचे और दोनों साइड हमें रिजल्ट मिले, तो पेनिट्रेट करने का भी काम करता है। एंड जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं स्प्रे करने के लिए, कोई प्रोडक्ट को पानी में घोलते हैं, तो बहुत बार देखने के लिए मिलता है कि सॉल्यूशन यूनिफॉर्म नहीं बन पाता। या तो वो ऊपर ऊपर तैरने लग जाता है प्रोडक्ट, या फिर नीचे जाके बैठ जाता है। तो आप सोचिए कि अगर सॉल्यूशन यूनिफॉर्म नहीं बनेगा, हम उसको स्प्रे करने जाएंगे, तो कहीं कहीं पे दवाई पहुंचेगी और कहीं पे नहीं पहुंचेगी। रिजल्ट भी हमें कहीं पे मिलेंगे और कहीं पे नहीं मिलेंगे। ऐसे में सॉल्यूशन का यूनिफॉर्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्री 82 का प्रयोग जब हम कर रहे हैं सॉल्यूशन बनाते समय, तो सॉल्यूशन भी पूरी तरीके से यूनिफॉर्म मिलता है, रिजल्ट भी सभी जगह पे यूनिफॉर्मली मिल जाते हैं। एंड क्योंकि एग्री 82 जो है वो एक नॉन आयनिक प्रोडक्ट है,
ऐसे में इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट एक रोल समझ में आता है, आमतौर पे क्या होता है जब हम कोई प्रोडक्ट्स अपनी मिट्टी में यूज करते हैं और मिट्टी का जो पीएच लेवल रहता है वो उन प्रोडक्ट्स की एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है, क्योंकि वो पीएच लेवल की वजह से जो आयंस हैं उनके साथ रिएक्शन कर लेते हैं और उनकी एफिशिएंसी घट जाती है। बट एग्री 82 क्योंकि एक नॉन आयनिक प्रोडक्ट है, तो किसी भी टाइप का पीएच लेवल हो मिट्टी का, 82 के ऊपर उसका असर नहीं होता। ये हर टाइप के पीएच लेवल में अच्छा रिजल्ट दिखाता है। इवन जिन प्रोडक्ट्स के साथ हम मिला के इसको प्रयोग कर रहे हैं फिर वो भी वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करने लगता है। सो ये सारे इसके फंक्शन हैं, यही इसके बेनिफिट हैं कि ये केमिकल्स को बर्बाद नहीं होने दे रहा है, उसको बूंद नहीं बनने दे रहा है जिससे कि वो नीचे ना गिर जाए, बर्बाद ना हो। सो सबसे बड़ा जो बेनिफिट इसका निकल के आता है वो यही होता है कि आप जब इसको यूज कर रहे हैं तो केमिकल्स की जो मात्रा उसको आप कम कर सकते हो। आप अपने जो भी अभी तक पेस्टिसाइड या कोई और केमिकल यूज हो रहा था उनकी क्वांटिटी को कम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये उनकी वेस्टेज को घटा रहा है, उनकी वेस्टेज को रोक रहा है। पहले आप बार बार केमिकल्स यूज करते थे क्योंकि उसमें से ज्यादातर तो नीचे बर्बाद हो जाता था गिर के, रिजल्ट नहीं मिलता था ठीक से। अभी अगर आपको 100% रिजल्ट मिलने लगे अपने प्रोडक्ट्स का जो भी आप यूज करते थे खेत में, तो आप देखेंगे कि अब आपको कम केमिकल्स यूज करने की जरूरत पड़ेगी। इसकी अगर हम डोसेज की बात करें तो उसको हम समझते हैं। एग्री 82 का सबसे पहला जो पॉइंट है वो तो यही है कि हम इसको किसी भी प्रोडक्ट के साथ मिला के यूज करवा सकते हैं। अब अगर हम इसको फोलियर स्प्रे में यूज कर रहे हैं और फोलियर स्प्रे में हम इसको पेस्टिसाइड के साथ मिला रहे हैं किसी, या फिर फंजीसाइड के साथ मिला रहे हैं किसी, फोलियर स्प्रे में फर्टिलाइजर के साथ मिला रहे हैं, या वेस्टीज के ही जो बाकी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं उनके साथ मिला रहे हैं, तो हम इसकी डोज रखेंगे 5 से 10 ml प्रति 15 लीटर टैंक में। अर्थात आमतौर पे स्प्रे करने के लिए जो टैंक यूज होता है वो 15 लीटर का रहता है, स्टैंडर्ड साइज वही है जो किसान यूज करता है। उस टैंक में हम 5 से 10 ml प्रति टैंक के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत बार एक क्वेश्चन आता है, जो लोग एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं है वो कई बार ऐसा क्वेश्चन उठा लेते हैं कि सर 1 एकड़ में कितना यूज होगा अगर हम 15 लीटर में 5 से 10 ml डाल रहे हैं। तो देखिए उस क्वेश्चन का आंसर यहीं पे कर लेते हैं कि ये चीजें डिपेंड करती हैं कि एक किसान 1 एकड़ में कितने 15 लीटर वाले टैंक इस्तेमाल करने वाला है, और वो भी डिपेंड करता है कि फसल कौन सी है, फसल छोटी है या बड़ी है। इन सब चीजों पे किसान स्प्रे कैसे कर रहा है, जल्दी जल्दी चल के कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, सिर्फ ऊपर ऊपर कर रहा है और पूरे पेड़ को भिगा के कर रहा है, हवा के अगेंस्ट कर रहा है कि हवा के साथ कर रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि 15 लीटर के टैंक में 5 से 10 ml मात्रा डलती है। बाकी हम किसान से समझ सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि आपके यहाँ पे 1 एकड़ में स्प्रे करने के लिए 15 लीटर वाले कितने टैंक लगेंगे। सपोज वो कहते हैं कि जी सर 6 टैंक लगेंगे, तो हमें समझ आ जाएगा एक टैंक में 5 ml तो 6 टैंक में 30 ml, मतलब 1 एकड़ में 30 ml लग गई। सो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देन अगर हम हर्बिसाइड्स के साथ प्रयोग करवा रहे हैं, अर्थात जो घास मारने की दवाइयां आती हैं, खरपतवार नाशक जो आते हैं उनके साथ यूज करना चाहते हैं, तो 15 लीटर के टैंक में 15 से 20 ml का प्रयोग कर सकते हैं। कभी फर्टिलाइजर के साथ मिला रहे हो, खाद के साथ मिला के डाल रहे हो, तो 3 to 4 ml प्रति किलो के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। या फिर हम एकड़ के हिसाब से समझना चाहें, मिट्टी में अगर डालना है इसको, चाहे फर्टिलाइजर के साथ मिला के डालें चाहे इरिगेशन में डालें, तो आप 160 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से भी प्रयोग कर सकते हो। आप पानी के साथ जैसे सिंचाई की जा रही है खेत में, तो सिंचाई के साथ आप बूंद बूंद करके भी एग्री 82 को दे सकते हो 160 से 200 ml पर एकड़। किसी के यहाँ पे ड्रिप सिंचाई है तो ड्रिप में भी हम इसका प्रयोग करवा सकते हैं, एंड ड्रेंचिंग में भी करवा सकते हैं। सो ये सारी इसकी डोसेज हो गई, जिसमें स्प्रे भी इंक्लूड हो गया, सॉइल एप्लीकेशन भी आ गया, इरिगेशन भी आ गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है एग्री एक्वाजल, जो कि न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, अभी जस्ट अप्रैल 2021 में लॉन्च किया गया है। 1 किलो की पैकिंग में अवेलेबल रहता है। एंड एग्री एक्वाजल जो है वो बेसिकली इट इज एन ऑर्गेनिक सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर। सो ये एक सुपर एब्जॉर्बेंट है, मतलब ये कोई एक ऐसा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो कि एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, सुपर एब्जॉर्बेंट। एंड खास बात यह है कि ये अपने वजन के 500 गुना तक वाटर होल्डिंग करने की कैपेसिटी रखता है। सो खास चीजें जो हैं साइड में यहाँ पे मेंशन की गई हैं कि ये 50% तक वाटर सेव कर सकता है, 40% तक फर्टिलाइजर्स सेव कर सकता है, ये इसका रिसर्च बेस्ड आउटकम्स हैं। एंड 500 टाइम्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है।
एग्री एक्वाजल इज हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग क्रॉप एक्सपेंडिचर। तो मतलब आप सोचिए कि अगर पानी की बचत हो रही है या फर्टिलाइजर की बचत हो रही है, सो डेफिनेटली किसान का जो खर्चा होता है फसल के ऊपर उसको कम करने में सहायक है, एंड किसान की जो पैदावार है उसको भी बढ़ाने में सहायक है। कैसे सहायक होता है उनको आगे समझेंगे हम। एग्री एक्वाजल जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया था, जैसे कि वाटर क्राइसिस की एक प्रॉब्लम है, देन लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स की एक प्रॉब्लम है, देन सॉइल इरोजन की एक प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था। सो इन प्रॉब्लम्स को कैसे ये प्रोडक्ट दूर करता है और क्या फायदा करता है उनको अब हम समझते हैं वन बाय वन। नंबर वन, एग्री एक्वाजल फॉर वाटर क्राइसिस। वाटर क्राइसिस जो है उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पानी की कमी हो गई है। वाटर क्राइसिस दोनों प्रकार से हो सकता है। पानी की कमी भी वाटर क्राइसिस है और पानी की अधिकता भी वाटर क्राइसिस है। मान लीजिए कहीं पे एक बाढ़ आ गई तो वो भी वाटर क्राइसिस है, और मान लीजिए कहीं पे सूखा पड़ गया तो वो भी वाटर क्राइसिस है। तो सबसे पहले हम सूखे वाले क्षेत्र की बात करते हैं। सपोज कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बारिश कम होती है, फसल जो है वो पूरी तरीके से बारिश पर निर्भर है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। कहीं पे ग्राउंड वाटर का लेवल कम है तो वहां से सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे ड्रॉट लाइक कंडीशंस बनी रहती हैं, सूखे जैसे क्षेत्र बने रहते हैं। सेंट्रल इंडिया में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। सो ऐसे क्षेत्रों में एग्री एक्वाजल क्या कर सकता है। मान लीजिए एग्री एक्वाजल को आप अगर पहले से मिट्टी में यूज करके रखते हैं तो ये एक सुपर एब्जॉर्बेंट है। तो अगर एक बार भी बारिश होती है या आप एक बार भी ऊपर से पानी लगाते हैं तो ये उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर और जेल बना देता है। अब वो जेल मिट्टी की टॉप लेयर में रहता है, जड़ों के आसपास रहता है। तो जो पानी आपने डाला है या जो बारिश हुई है वो रन ऑफ होके बर्बाद नहीं हो रही है, या वो पानी नीचे नहीं निकल रहा है मिट्टी में, वो जेल में कन्वर्ट हो चुका है और मिट्टी की टॉप लेयर में है। अब मान लीजिए काफी दिन तक बारिश नहीं होती है या बाई चांस आप पानी नहीं लगा पाते हैं, तो उस जेल में से धीरे धीरे पानी रिलीज होकर पौधे की जड़ों को मिलता रहता है। तो जैसे आप पिक्चर में भी देखते हैं, एब्जॉर्ब एंड रिलीज, यही फंक्शन इसका चलते रहता है। और पौधों को उन समय पे भी पानी मिल जाता है जिस समय पे अ, उसको जरूरत तो थी लेकिन आप लगा नहीं पा रहे थे या बरसात हो नहीं पा रही थी। तो वाटर क्राइसिस से फसल बच जाती है एंड स्ट्रेस नहीं आता है फसल में। अगर हम इसके अपोजिट की बात करें, मान लीजिए कहीं पे बहुत ज्यादा बरसात होती है, कहीं पे बारिश आती है, या फिर हम समझे कि हाई वाटर लेवल है, कहीं पे दलदली जमीन है। सो ऐसे केस में अगर हम एग्री एक्वा जल का प्रयोग कर लें जहाँ पे पानी भर गया था या एक्स्ट्रा पानी है जहाँ पे आ गया है, तो वो उस एक्स्ट्रा पानी को जेल में कन्वर्ट कर देता है। तो बहुत बार क्या होता है कि अगर मिट्टी में वाटर लॉगिंग हो जाए तो वाटर लॉगिंग की वजह से भी कई प्रकार की फंगस की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। और ऐसे में अगर एक्वा जल वहां पे पड़ा हो मिट्टी में तो वाटर जो है वो जेल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और फसल को बीमारी लगने के चांस कम हो जाता है। सो चाहे पानी की कमी वाला क्षेत्र हो चाहे पानी की अधिकता वाला क्षेत्र हो, दोनों ही कंडीशन में हम इसका प्रयोग करा सकते हैं पौधों को वाटर क्राइसिस से सेव करने के लिए। अगला पॉइंट आता है एग्री एक्वाजल फॉर लीचिंग। लीचिंग का मतलब होता है कि जो भी हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, सपोज हम यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे केसेस में जब हम फर्टिलाइजर्स प्रयोग करते हैं फिर हम पानी लगाते हैं, सिंचाई लगाते हैं, तो जो फर्टिलाइजर्स होता है वो पानी के साथ मिलके धीरे धीरे मिट्टी में नीचे निकल जाता है, बहुत नीचे निकल जाता है। मतलब पौधे की जड़ वहां से उस फर्टिलाइजर को ग्रहण नहीं कर सकती, पौधे की जड़ों की पहुंच से दूर हो जाता है। तो जो फर्टिलाइजर नीचे चला गया है जमीन में, वो फर्टिलाइजर पौधों के लिए तो वेस्ट हो गया, पौधे तो उसको ले नहीं सकते। ठीक, और ये जो प्रोसेस है, जो वेस्टेज हो रही है, जो फर्टिलाइजर नीचे जा रहा है जमीन में, वही प्रोसेस को हम लीचिंग कह सकते हैं। राइट। अब जो फर्टिलाइजर नीचे गया वो पौधों के लिए तो बर्बाद हुआ ही, पौधे तो उसे ले ही नहीं सकते, साथ में वो क्या कर रहा है, वो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी प्रभावित कर रहा है, उसके पीएच लेवल को भी प्रभावित कर रहा है। नीचे एक हार्ड क्रस्ट बनना शुरू हो जाता है, कठोर लेयर बननी शुरू हो जाती है। सो ऐसे में हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिससे कि वो फर्टिलाइजर वेस्ट ना हो, लीचिंग ना हो। तो जैसे अभी हमने समझा था कि एक्वा जेल पानी को अब्जॉर्ब करके जेल बना देता है। जो एक्वा जेल अगर मिट्टी में पड़ा हुआ है, आपने वहां पानी डाला, आपने वहां फर्टिलाइजर भी डाले थे, सो वो फर्टिलाइजर पानी के साथ मिलके जेल में कन्वर्ट हो जाता है। एग्री एक्वा जेल की जेल के अंदर वो स्टोर हो जाता है, होल्ड हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे कि अब उसकी लीचिंग नहीं होगी, वो फर्टिलाइजर नीचे नहीं जाएगा, मिट्टी की टॉप लेयर में बना रहेगा एंड धीरे धीरे रिलीज होके पौधे की जड़ों को मिलता रहेगा। सो हमने तो एक ही बार फर्टिलाइजर डाला था, सडनली एकदम से
पौधे को बहुत सारा मिला, फिर कुछ दिन तक धीरे धीरे उसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई। लेकिन अगर एक्वाजल पड़ा है तो कंटिन्यूसली उसकी अवेलेबिलिटी पौधे के लिए बनी रहेगी, पौधा स्ट्रेस में नहीं आएगा, और अगर स्ट्रेस में नहीं आएगा तो डेफिनेटली उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी। सो लीचिंग से बचा सकता है। देन सॉइल इरोजन की बात करें तो सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। मिट्टी का कटाव पानी की वजह से हो सकता है। पानी की अगर एक्सेस वाटर हो गया या रन ऑफ बहुत तेज हो गया तो मिट्टी जो है वो बह के पानी के साथ निकल जाती है। जो उपजाऊ मिट्टी है उसका बह के निकल जाना, उसका कटाव हो जाना ही हम सॉइल इरोजन समझ सकते हैं। या आंधी तूफान आने पे उस मिट्टी का उड़ जाना, तो हवा की वजह से भी हम समझ सकते हैं कि सॉइल इरोजन होता है। ऐसे में अगर हमने एक्वाजल यूज किया है, फिर हम वहां पे पानी लगा रहे हैं, उसने पानी को अब्जॉर्ब कर लिया, जेल बना दिया, तो मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। मिट्टी एक प्रकार से सॉइल जो है वो सॉगी टाइप की हो जाती है, थोड़ी भारीपन उसमें आ जाता है, जिससे कि हवा और पानी की वजह से उसका कटाव नहीं होता है, और मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो इम्प्रूव होती है, साथ में पौधे की रूट एंड शूट ग्रोथ भी वहां पे इम्प्रूव होती है। सो सॉइल इरोजन से भी सेव करता है। बेनिफिट्स की बात करें तो जो हमने अभी समझे वो फंक्शंस थे। बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि सस्टेनेबल वाटर यूज है। सो पानी का सेव कर रहा है, पानी की बचत कर रहा है। देन फास्ट जर्मिनेशन, अगर मिट्टी की कंडीशंस अच्छी हैं, बराबर पानी है, ना ज्यादा है ना कम है, सारी चीजें ठीक है, तो जर्मिनेशन अच्छा होगा। वहां पे बीमारी लगने के चांस कम रहेंगे, न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी अच्छी होगी, पौधा तनाव में नहीं आएगा, और पानी का जो रन ऑफ होता था वो रन ऑफ कम होगा। इन सब चीजों को हम समझ सकते हैं। अब अगर बात करें इसको यूज कैसे करते हैं, हाउ टू यूज एग्री एक्वाजल, तो यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से समझाया गया है। सबसे पहली जो पिक्चर है नंबर 1, उसमें हम देखें तो एग्री एक्वाजल को किसी फर्टिलाइजर के साथ मिला के बेसल एप्लीकेशन किया गया है, अर्थात जमीन में डाला गया है। नंबर 2 पिक्चर में देखें तो उसमें फिर पौधे को लगाया गया है। तो पहले हमने मिट्टी में डाल दिया एक्वाजल एंड फर्टिलाइजर के साथ मिला के या किसी गोबर की खाद में मिला के, देन वहां पे हमने पौधा लगा दिया, एंड देन पिक्चर नंबर 3 में लिखा है ऐड वाटर। सो यहाँ पे हमने पानी ऐड किया। सो पानी कब ऐड किया गया है? पानी ऐड किया गया है सबसे पहले हमने एक्वाजल डाला, देन पौधा लगाया, देन उसके बाद वाटर ऐड किया। सो वो जो वाटर है अब वो जेल में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि हम पिक्चर नंबर 4 में देख सकते हैं, जो कि जड़ों के आसपास मौजूद है। सो इससे पौधे को लगातार वाटर की अवेलेबिलिटी रहेगी, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी रहेगी। सो यूज करने का तरीका यही है कि किसी भी फसल में जब हम खेत तैयार कर रहे हैं तो खेत को तैयार करते समय ही हम इसका प्रयोग करा लें, शुरुआत में ही, वही इसको यूज करने का सबसे बेस्ट टाइमिंग होता है। एक बार हम शुरू में भी प्रयोग करवा लेंगे तो पूरी फसल के लिए वो काफी रहता है। जहां तक बात है डोज की, तो फील्ड एप्लीकेशंस में हम इसको 1 से 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। पैकेट के पीछे यही डोज मेंशन की गई है। एंड जो हमारे घर के पौधे हैं या फिर जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं, वहाँ पे हम 40 to 80 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से या पर ट्री के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। तो घरों में जो किचन गार्डन है या जो हमारे छोटे छोटे पोट्स हैं उसमें भी हम 30-40 ग्राम डाल सकते हैं हर पोट में। जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हैं जिनका बाग बगीचे हैं, वहाँ पे भी हम 80 ग्राम अप टू 100 ग्राम तक भी इसको प्रयोग कर सकते हैं प्रति पेड़ के हिसाब से। वो डिपेंड करता है कि फिर पेड़ की उम्र कितनी है उन चीजों पे। नेक्स्ट आता है एग्री ह्यूमिक। सो एग्री ह्यूमिक जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली 2 प्रकार से अवेलेबल है वेस्टीज की तरफ से। एक लिक्विड कंपोजिशन में आता है। सो वेस्टीज एग्री ह्यूमिक लिक्विड की जो कंपोजिशन है वो पहले लॉन्च कर दी गई थी 2012 में। देन एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स की फॉर्म में आया 2018 में। सो दोनों प्रकार से अवेलेबल है, दोनों का काम सेम है, नाम भी दोनों का सेम है। बस एक लिक्विड की कंपोजिशन है जो कि 500 ml की पैकिंग में है, एक ग्रैनुअल की कंपोजिशन है जो कि 5 किलो की पैकिंग में है। जहां तक उसके सब्सटेंस की बात है तो ह्यूमिक जो लिक्विड वाला है उसमें 6% ह्यूमिक सब्सटेंस है, जो ग्रैनुअल वाला है उसमें 1.5% ह्यूमिक सब्सटेंस है। सो दोनों ही प्रोडक्ट ह्यूमिक बेस्ड प्रोडक्ट हैं एंड दोनों में ही ह्यूमिक सब्सटेंस अवेलेबल है। एग्री ह्यूमिक इज अ कंसंट्रेट ऑफ ह्यूमिक सब्सटेंस। ह्यूमिक सब्सटेंस बेसिकली 3 चीजों से मिलके बना होता है। वो 3 चीजें होती हैं ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड और ह्यूमिन। तीनों चीजें प्राकृतिक रूप से प्राप्त की जाती हैं जब किसी बायो वेस्ट को सड़ाया गलाया जाता है, या फिर हम ऐसे समझें कि जैसे हम कभी जंगल में जाते हैं, जंगल में हम देखते हैं कि पौधों से पत्तियां झड़ झड़ के नीचे गिरती रहती हैं, तो उनके सड़ने गलने के बाद जो एक प्राकृतिक खाद बनती है
उसको हम ह्यूमस बोल सकते हैं, और उसी ह्यूमस के अंदर ये तीनों चीजें अवेलेबल रहती हैं, ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड, ह्यूमिन। सो वहां से ये तीनों चीजें प्राप्त होती हैं। आमतौर पे किसान इनको खुद से भी बनाने की कोशिश कर सकता है, बायो वेस्ट जो होता है उसको सड़ा गला के। बट जब हम खुद से वो कोशिश करते हैं अनकंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में, तो उतनी अच्छी क्वालिटी और परसेंटेज हमें मिल नहीं पाती है। सो वेस्टीज ने इसको बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के साथ डेवलप किया है, एंड काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसके आते हैं जब हम लोग खेतों में प्रयोग करते हैं। तो क्या रिजल्ट्स आते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। एक प्रकार की प्राकृतिक खाद आप इसको बोल सकते हो। क्रॉप्स पे अगर हम प्रयोग कर रहे हैं, सीड्स पे प्रयोग कर रहे हैं, सॉइल पे प्रयोग कर रहे हैं, तीनों तरीके से हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। और नीचे से शुरू करते हैं। अगर हम इसको सॉइल में प्रयोग कर रहे हैं, मान लीजिए हम मिट्टी में प्रयोग करें एग्रीह्यूमिक को, तो सबसे बढ़िया चीज है कि ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने का काम करता है। मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाएगा, मिट्टी को पोरस बनाएगा। पोरस का मतलब होता है मिट्टी सॉफ्ट रहे, भुरभुरी रहे, हिंदी में भुरभुरापन बोलते हैं उसको, कहीं कहीं जगह पे एक बोलते हैं मिट्टी पोली रहे। सो सॉफ्ट, पोरस, उर्वरक, ये सब चीजें मिट्टी के लिए बनाने का काम करता है। अब आप सोचिए, अगर हमने ह्यूमिक को मिट्टी में डाला, मिट्टी उर्वरक है, मिट्टी पोरस है, तो ऑटोमेटिकली जब आप बीज लगाएंगे तो बीजों का जर्मिनेशन अच्छा होगा, उसके जो जड़ें बनेंगी, जड़ों की ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक, तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता अच्छी है, मिट्टी पोरस है, तो ऑटोमेटिकली बीजों का जर्मिनेशन अच्छा हुआ, जड़ों की ग्रोथ अच्छी हुई। अब बीज का जर्मिनेशन अच्छा हुआ है, जड़ों की ग्रोथ अच्छी हुई है, तो पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होगी, फसल की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो अच्छी होगी। वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब क्या है, हिंदी में बोलते हैं वानस्पतिक विकास। शाखाएं अच्छे से बने, पत्तियां अच्छे से बढ़े, कलर अच्छा रहे पत्तियों का, जड़ों का विकास अच्छे से रहे। ठीक, पत्तियों के ऊपर चमक रहे, उनका हरा रंग अच्छे से मौजूद रहे। सो ये सारी चीजें, ठीक, हम लॉजिक के साथ समझ सकते हैं कि मिट्टी में डाला, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ी, वो भुरभुरी बनी, बीजों का जर्मिनेशन अच्छे से हुआ, बीज फिर उनकी जड़ों का विकास अच्छे से हुआ, पौधे का वानस्पतिक विकास अच्छे से हुआ, पत्तियों के कलर अच्छे रहे, एंड फाइनली हमें फसल की पैदावार अच्छी मिली। सो ये सारी चीजें अच्छी रहती हैं, तो डेफिनेटली हमें फिर फसल की पैदावार भी वहां पे अच्छी देखने के लिए मिलती है। सो ये सब एग्री ह्यूमिक के रिजल्ट्स हैं। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एग्री ह्यूमिक के रिजल्ट हैं, आप ह्यूमिक एंड ह्यूमिक ग्रैनुअल दोनों को आप एक ही समझें। ठीक, एंड डिफरेंस बस यही है कि एक लिक्विड की कंपोजिशन में है और एक ग्रैनुअल्स की कंपोजिशन में। अगर हमें मिट्टी में डालना है तो मिट्टी में डालने के लिए ग्रैनुअल इजी है, क्योंकि हम उसको किसी भी खाद में मिला के डलवा सकते हैं। अगर हमें स्प्रे करना है या पानी के साथ डालना है या ड्रेंचिंग करनी है, तो ऐसे में हम उसको लिक्विड वाला प्रयोग कर सकते हैं। राइट, तो दोनों का रिजल्ट हमें अच्छा मिलेगा। दोनों में से चूज कैसा करना है वो डिपेंड करता है कि हम प्रयोग कैसे करने वाले। सो डोसेज एंड एप्लीकेशन, मान लीजिए हमें सॉइल एप्लीकेशन करना है, तो जैसे मैंने बताया मिट्टी में डालने के लिए इजी है ग्रैनुअल्स, हम ग्रैनुअल्स का प्रयोग करवा सकते हैं। ग्रैनुअल्स को हम 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डलवा सकते हैं, और इसको हम किसी गोबर की खाद में मिला के या फिर किसी अदर फर्टिलाइजर के साथ मिला के या मिट्टी के साथ मिला के भी खेतों में डलवा सकते हैं, जब हम खेत तैयार कर रहे हैं उस समय पे, या फिर जब हम बिजाई कर रहे हैं उस समय पे, या फिर जब फसल लगभग 30 दिन की हो चुकी है उस समय पे। तो ये जो शुरुआती जो टाइम होता है, खेत की जुताई का टाइम, बिजाई का टाइम, और जब फसल लगभग 30 दिन की हो चुकी है वो टाइम, ये जो शुरुआती टाइम होता है, ये सबसे सही टाइम रहता है ह्यूमिक को यूज करने के लिए। जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हैं, पेरेनियल्स हैं, वहां पे हम 100 से 150 ग्राम प्रति पेड़ के हिसाब से इसको डलवा सकते हैं। कभी हम सिंचाई के साथ डलवाना चाहें तो उसके लिए हम इसको लिक्विड वाला प्रयोग करवा सकते हैं, उसकी डोज हो जाती है फिर 250 से 500 ml प्रति एकड़, पानी में मिला के हम खेत में डलवा सकते हैं। जहाँ पे पेड़ हैं बड़े बड़े, जैसे मान लो कोई केले की खेती कर रहा है, वो ह्यूमिक को यूज करवाना चाहता है तो वो ड्रेंचिंग कर सकता है, और प्रति लीटर पानी में आप 4 ml तक ले सकते हैं, 3 से 4 ml ले सकते हैं, और प्रति लीटर पानी में उसको मिलाएं। हर पेड़ में आधा आधा लीटर, या फिर अगर बड़े पेड़ हैं, उम्र ज़्यादा है, तो आप 1 1 लीटर का घोल हर पेड़ में, पेड़ के चारों तरफ दे सकते हैं। तो इस प्रकार से भी हम ड्रेंचिंग कर सकते हैं ह्यूमिक के साथ। देन आता है सीड ट्रीटमेंट। बहुत बार हम सीड ट्रीटमेंट करना चाहें तो सीड ट्रीटमेंट का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है ह्यूमिक के साथ। हम 5 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से सीड के ऊपर कोटिंग कर सकते हैं। कहीं पे बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं जहाँ पे हम पौध लगाते हैं, पहले नर्सरी तैयार करते हैं, फिर पौध लगाते हैं, पौध का रोपाई होता है।
सो वहां पे हम पौधों का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पौध की जड़ का ट्रीटमेंट किया जा सकता है रूट डिपिंग करके। वहां पे हम घोल बनाएंगे पहले पानी में 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से, पौधे की जड़ों को उसमें डिप करेंगे, देन उनको फिर रोपाई करेंगे। सो इस तरीके से रूट डिपिंग भी की जा सकती है ताकि पौधे की ग्रोथ हमें अच्छी मिले। और जहाँ पे हम लोग मिट्टी में नहीं डलवा पाए हैं, बीज उपचार नहीं करवा पाए हैं, फसल ऑलरेडी निकलनी शुरू हो गई है, देन वहां पे हम स्प्रे करा सकते हैं। सो अगर हमें फोलियर स्प्रे कराना है फसल के ऊपर ह्यूमिक का, तो उसकी डोज 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से रहती है। एंड एक फसल चक्र में ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 3 से 4 महीने वाली फसल है, उसमें हम 2 स्प्रे भी करें तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। ठीक, सो ये हमने ह्यूमिक को समझा। ह्यूमिक के बाद बात आती है एग्रीमॉस की। एग्रीमॉस लिक्विड की कंपोजिशन में आता है, पहले सिर्फ 500 ml की पैकिंग में आता था, 2017 में लॉन्च किया गया था। देन बाद में 100 ml की पैकिंग में भी अवेलेबल करा दिया गया। तो आज के टाइम में ये 500 ml और 100 ml दोनों ही पैकिंग में अवेलेबल है, लिक्विड की कंपोजिशन में है। इसको समझते हैं। एग्रीमॉस इज अ वाटर सोल्यूबल एंड नॉन टॉक्सिक टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। मतलब एक वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट है, लिक्विड कंपोजिशन में है, पौधों के लिए, इंसान के लिए, जानवरों के लिए बिल्कुल भी कोई जहरीला प्रोडक्ट नहीं है, बायो प्रोडक्ट है जो कि स्पेशली पौधों की फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्शन प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए काम करता है। तो पौधों की हम बोल सकते हैं प्रजनन क्षमता, ठीक, और सही शब्द इस्तेमाल करें तो बोलेंगे हम पुनर्उत्पादन क्षमता को विकसित करने में सहायक है। सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करता है, पौधों के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उन हार्मोन्स के ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करता है, उन हार्मोन्स के प्रति पौधों के रेस्पॉन्स को इम्प्रूव करने में सहायता करता है। और ये सारी जो फंक्शन मैंने बोली, ये बेसिकली, इसको हम बिल्कुल शॉर्ट में समझें तो ये सारी चीजें काम करती हैं ताकि पौधों की फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग वाली स्टेज को अच्छा किया जा सके, डेवलपमेंट वाली स्टेज को अच्छा किया जा सके। सो एग्रीमॉस के रिजल्ट बेसिकली क्या मिलता है? कलियां अच्छे से बने, बर्ड्स का डेवलपमेंट अच्छा हो सके, फ्लावरिंग अच्छे से बने, पॉलिनेशन अच्छे से हो, फिर फ्रूट अच्छे से बने, क्रॉप जो आ रही है, जो फ्रूट जो बन उनकी क्वालिटी अच्छी मिले, पैदावार बढ़े, एंड फ्लावर्स की ड्रॉपिंग ना हो। तो बहुत बार जब भी कोई किसान फसल लगाता है और उसमें जब फ्लावरिंग फ्रूटिंग की स्टेज आती है, सो फ्लावरिंग फ्रूटिंग की स्टेज पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होता है कि हम चाहते हैं कलियां अच्छे से बने, कलियों के बाद फिर फ्लावर अच्छे से बने, फूल आने के बाद फूल झड़े नहीं, फूल के पॉलिनेशन अच्छे से हो, ठीक, हिंदी में बोलते हैं परागण की क्रिया अच्छे से हो, देन फल अच्छे से बने। सो ये वाली जो स्टेज है उनके लिए स्पेशली एग्रीमॉस यूज किया जाता है। किसी भी फसल में, किसी भी फसल में जब फ्लावरिंग फ्रूटिंग का टाइम आ रहा है तब हम एग्रीमॉस यूज करेंगे। और ऐसा नहीं है कि फ्लावरिंग फ्रूटिंग सिर्फ उन्हीं फसलों में होती है जो जैसे कि टमाटर, आम, जो फूल फल सब्जी वाले फसल हैं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए आप धान की फसल कर रहे हो तो धान की फसल में भी जब बालियां आ रही हैं, जब दाना बनने का समय आ रहा है, तो वो भी एक डेवलपमेंट वाली स्टेज है, वो भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग की स्टेज है। मान लो आप गेहूं की फसल लगाते हो, उसमें भी बाल आते हैं, उसमें भी फिर दाना बनता है, तो वो भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग की स्टेज आप बोल सकते हो। देन कपास की फसल है, वहां पे भी फ्लावरिंग आती है, राइट। तो किसी भी फसल में जब फ्लावरिंग फ्रूटिंग वाली स्टेज है उस समय पे हम एग्रीमॉस का प्रयोग करेंगे ताकि रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, पुनरुत्पादन का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छा हो सके और हमें क्वालिटी भी अच्छी मिले क्रॉप की और पैदावार भी अच्छी मिले। इसको यूज करने के लिए इसका डोसेज एंड एप्लीकेशन समझते हैं। इसको हम सिर्फ फोलियर स्प्रे में प्रयोग करवा सकते हैं, राइट। एंड 20 ml यूज किया जाता है 15 लीटर के टैंक में। तो 15 लीटर के कितने टैंक लगेंगे 1 एकड़ में, वो फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। और जो सही टाइम होता है इसको यूज करवाने का वो होता है फ्लावरिंग आने के 20 दिन पहले और फ्लावरिंग आने के 20 दिन बाद, ये सबसे सही टाइमिंग होता है। बहुत बार कुछ फसलें ऐसी होती हैं जैसे सब्जियों की फसलें होती हैं जिसमें कि फ्लावरिंग बार बार आती है, राइट। जैसे कि मान लीजिए आपने वहां पे फ्लावर आ गए, फिर वहां पे फ्रूट आ गए, तो आपने फ्रूट तोड़ लिया, फिर से अभी भी फ्लावरिंग आ रही है, फिर फ्रूट आ रहा है, फिर फ्लावर आ रहा है, फिर फ्रूट आ रहा है। सो फ्लावरिंग फ्रूटिंग वाली जो प्रोसेस है वहां पे साथ साथ चलती रहती है और थोड़ा लंबे टाइम के लिए चलती है। सो ऐसी कंडीशन में हम चाहें तो इसका स्प्रे रिपीट भी कर सकते हैं। तो हम बिफोर फ्लावरिंग एक स्प्रे कर लें सेम डोज के साथ, फिर 20 दिन में एक स्प्रे कर लें, फिर 20 दिन में एक स्प्रे कर लें, तो 2 3 इवन 4 स्प्रे आप कर सकते हो, हालांकि 3 काफी रहते हैं। और
कई बार लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर हम तो हर दूसरे दिन पे फल तोड़ रहे हैं या फिर हम हर हफ्ते फल तोड़ रहे हैं, तो क्या हम हर हफ्ते स्प्रे करें? ऐसा नहीं है, आप 20-20 दिन में भी स्प्रे करोगे तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट वहाँ पे मिल जाएंगे। 3 स्प्रे भी कर लोगे तो काफ़ी है। और जो नॉर्मल फसलें हैं जैसे अनाज की फसलें हैं, उसमें तो एक ही स्प्रे काफ़ी रहता है। जो आम वगैरह के पेड़ हैं, इस प्रकार बड़े बड़े पेड़ हैं, कीनू है, संतरा है, वहाँ पे आप 2 स्प्रे कर लें बिफोर फ्लावरिंग, आफ्टर फ्लावरिंग। या कोई सेब की खेती कर रहा है तो वहाँ पे जब फ्लावरिंग का टाइम आता है फरवरी मार्च के समय पे, वहाँ पे आप बिफोर फ्लावरिंग आफ्टर फ्लावरिंग स्प्रे करा सकते हैं। सो स्पेशली फ्लावरिंग फ्रूटिंग वाली स्टेज के लिए ये प्रोडक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है एग्री नैनोटेक। एंड एग्री नैनोटेक जो है वो 500 ग्राम की पैकिंग में रहता है एंड पाउडर की कंपोजिशन में रहता है। और ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को हम बेसिकली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से याद रख सकते हैं। इट प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। ये भी एक प्रकार का प्लांट बायो ग्रोथ इनहेंसर है। सो बायो प्रोडक्ट है और कुछ पोषक तत्व प्रोवाइड करने का काम करता है। जहाँ तक पोषक तत्वों की बात है, फसल को टोटल मिला के 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 3 बेसिक पोषक तत्व होते हैं, फिर 3 प्राइमरी पोषक तत्व होते हैं जिसको हम NPK बोलते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। फिर सेकेंडरी पोषक तत्व आते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर। देन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं जिंक आयरन कॉपर मैग्नीज बोरोन क्लोरीन मॉलिब्डेनम निकल। सो ऐसे में प्राइमरी के ऊपर तो किसान का सबसे ज्यादा फोकस रहता है, ये हम सब जानते हैं। NPK यूरिया DAP पोटाश ये सब चीजें किसान डालता ही है। बेसिक जो है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वो ज्यादातर हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, मिट्टी में भी अवेलेबल रहते हैं, फिर पानी के द्वारा भी दिए जाते हैं, कुछ प्राकृतिक खाद भी हम डालते हैं उनके लिए। मेन जो चीज है कि सेकेंडरी एंड माइक्रो के ऊपर उतना फोकस नहीं जा पाता है किसान का। सो ये जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली ज्यादातर सेकेंडरी एंड माइक्रो पोषक तत्व प्रोवाइड करने का काम करता है। नैनो चिलेशन टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। नैनो टेक्नोलॉजी यूज की गई है इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और नैनो चिलेशन टेक्नोलॉजी का मतलब हुआ कि जब आप इसको मिट्टी में डाल रहे हैं तो ये प्रोडक्ट जो है वो अपनी तरफ से तो न्यूट्रिएंट्स दे ही रहा है, मिट्टी में जो बाकी न्यूट्रिएंट्स पड़े हुए हैं उनको भी अपने साथ जोड़ के पौधे की जड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। चिलेटेड फॉर्म में रहता है प्रोडक्ट। सो अच्छा रिजल्ट इसका रहता है। क्या क्या रिजल्ट रहता है, किस किस टाइप के रिजल्ट मिलते हैं उनको समझते हैं। 3 प्रकार से हम इसके रिजल्ट को समझ सकते हैं। चीजों को मेरी कोशिश है कि आप आसान भाषा में सारी चीजें समझें, तो मैंने इसके रिजल्ट को 3 भाग में डिवाइड कर दिया है। एक है सॉइल, देन नंबर 2 है लीव्स एंड नंबर 3 है फ्रूट्स। तो क्योंकि इसके अंदर मोस्ट ऑफ द सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं तो हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का बायो खाद है ना, बायो फर्टिलाइजर है एक प्रकार का। सो जो कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने का काम करेगा, उसको हर प्रकार के पीएच लेवल में आप इसको प्रयोग करवा सकते हैं, राइट। सो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स हैं इसकी जो कि एसिडिक एंड एल्कलाइन दोनों ही प्रकार की सॉइल में स्टेबल रहती हैं। देन बात आती है कि ये मैंने आपको बता ही दिया कि फर्टिलिटी इंप्रूव करता है, फसल की पैदावार बढ़ाने में सहायक होगा। फिर बात आती है कि ये सेमी एरिड कंडीशंस में भी इफेक्टिव है। दैट मीन्स कि ऐसे जो क्षेत्र होता है जहाँ पे कि पूरी फसल जो है वो लगभग बारिश के ऊपर निर्भर रहती है, पूरी तरीके से सिंचाई अवेलेबल नहीं हो पाती, ऐसे क्षेत्रों में भी आप इसका प्रयोग करेंगे तो मिट्टी को उर्वरक क्षमता बढ़ाने में सहायता मिलेगी। सो हम इसका प्रयोग अगर उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए कर रहे हैं तो शुरुआत में ही डलवा सकते हैं जब हम खेत तैयार करते हैं। नंबर 2 है लीव्स। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जहाँ पे कि पत्ता ही प्रोडक्ट होता है, जहाँ पे पत्ते ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे पान की फसल, मेंथा की फसल, और भी बहुत सारी हो सकती हैं, आप सोच सकते हैं। ऐसी फसलों में हमें चाहिए कि पत्तों का कलर अच्छा है, पत्तों की सरफेस चौड़ी हो, उनके अंदर जैसे मेंथा है तो हमें तेल की क्वांटिटी अच्छी मिल जाए, ठीक, पत्तों की मोटाई अच्छी मिल जाए। तो ऐसी फसलों में जहाँ पे पत्ता ही प्रोडक्ट है वहां पे स्पेशली हम नैनोटेक का प्रयोग करवा सकते हैं स्प्रे के माध्यम से। ये पत्तों में क्लोरोफिल फॉर्मेशन रेट को इम्प्रूव करने में सहायता करता है, और क्लोरोफिल ही वो तत्व होता है जिसकी वजह से पत्ते हरे होते हैं। पत्तों का लीफ सरफेस इंप्रूव करने में सहायक रहता है। नंबर 3 है फ्रूट्स। फ्रूट्स अर्थात फ्रूट्स को हम समझ सकते हैं किसी भी फसल की उपज, है ना, प्रोड्यूस। तो किसी भी फसल की जो उपज आ रही है, जो प्रोड्यूस आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है,
उसकी क्वालिटी अच्छी हो, शेल्फ लाइफ अच्छी हो। बहुत बार हम कहते हैं हमारे यहाँ फल तो बन रहा है लेकिन फल अंदर से सड़ रहा है, उसके ऊपर दाग धब्बे आ रहे हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, चमक अच्छी नहीं आ रही, या धान का दाना है काला पड़ रहा है, गेहूं का दाना है काला पड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे कि हमें चाहिए कि प्रोड्यूस की क्वालिटी अच्छी आए, वो सड़े नहीं अंदर से, फल सड़े नहीं, उसकी चमक अच्छी हो, दाना काला ना पड़े, उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी हो, ज़्यादा दिन के लिए हम इसको स्टोर कर सकें, तो ऐसे समय पे हम नैनोटेक का प्रयोग करा सकते हैं फ्रूट सेटिंग के टाइम पे। कैसे यूज़ कराएंगे, इसकी डोसेज एंड एप्लीकेशन समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हम मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसका सॉइल एप्लीकेशन करा सकते हैं शुरू में ही। और शुरू में हम इसको प्रयोग कराएंगे तो 500 ग्राम से लेके 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम प्रयोग करा सकते हैं। 100 किलो एफ वाई एम का मतलब होता है फार्म यार्ड मैन्योर, मतलब नॉर्मल भाषा में आप इसको गोबर की खाद बोल सकते हो। तो पकी हुई गोबर की खाद में मिला के भी आप इसको डला सकते हैं। 100 किलो गोबर की खाद और 500 ग्राम से 1 किलो नैनोटेक मिला के हम शुरू में ही मिट्टी में मिलवाएं जुताई के समय पे, या फिर हम ह्यूमिक ग्रैनुअल के साथ मिला के भी इसको डलवा सकते हैं, बिजाई के समय पे भी डलवा सकते हैं। और अगर लीव्स वाली फसलों पे स्प्रे करना है जहाँ पे पत्ते इंपॉर्टेंट हैं, तो वहाँ पे 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कराएं। 20-20 दिन में उन स्प्रे को आप रिपीट करवा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जहाँ पे फलों की बात है, हम चाहते हैं कि दाना अच्छा बने, दाने की क्वालिटी अच्छी बने। सो ऐसे में हम जब दाना बनना स्टार्ट होता है, फसल गाभे में होती है या फिर फ्रूट सेटिंग की स्टेज आती है, तब हम 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से एक स्प्रे कराएं, जिससे कि हमें प्रोड्यूस की क्वालिटी अच्छी मिले। सो ये नैनोटेक को हमने समझा। इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि है एग्रीगोल्ड। एग्रीगोल्ड 100 ग्राम की पैकिंग में आता है और 100 ग्राम की पैकिंग में अवेलेबल है और पाउडर की फॉर्म में आता है। ठीक, सो ये एक जबरदस्त प्रोडक्ट है, ऑलराउंडर बोलता हूँ मैं इसको। एंड बहुत बार मैं इसको स्पायरुलिना बोलता हूँ, जो हेल्थ केयर का प्रोडक्ट आता है स्पायरुलिना। सो मैं इसको एग्री का स्पायरुलिना बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ समझते हैं। Agrigold is a natural plant growth regulator that can infiltrate to the body of plant rapidly and deliver magical results। मतलब एक प्राकृतिक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है जो कि ग्रोथ के लिए काम करता है, पौधे के अंदर जा सकता है और मैजिकल रिजल्ट डिलीवर कर सकता है। साइटोप्लाज्म का सर्कुलेशन इंप्रूव करने में सहायक रहता है इनसाइड द प्लांट सेल्स। मैजिकल कॉम्बिनेशन है बायो इंग्रेडिएंट्स का। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो 2 प्रकार के काम करते हैं। एक पौधे की ग्रोथ बढ़ाने में सहायता करते हैं और दूसरा पौधे की इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायता करते हैं। तो दोनों चीजें अलग हैं। देखो, अगर प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी तो नो डाउट वहां पे आपको पैदावार अच्छी मिलेगी, प्रोड्यूस की क्वालिटी अच्छी मिलेगी। एंड अगर पौधे की इम्यूनिटी अच्छी होगी तो वहां पे पौधे में रोग लगने की संभावनाएं कम रहेंगी, और अगेन रोग नहीं लगेंगे तो पैदावार अच्छी होगी। सो इस प्रोडक्ट को हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है एक स्ट्रेस बस्टर है। ये पौधों को बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेसेस से बचाने के लिए सहायता करता है। बहुत बार पौधों में स्ट्रेसेस आते हैं। किस वजह से आता हूँ तनाव, जैसे कि मौसम खराब है, सूखा पड़ गया, या फिर बारिश ज्यादा हो गई, आंधी तूफान आ गया। कई बार हम देखते हैं फसलें गिर जाती हैं बाद में, जब दाना बनने का समय आता है उस समय पे फसलें गिर जाती हैं। बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि हमने कभी कोई केमिकल का स्प्रे किया, मान लीजिए खरपतवार मारने के लिए या कीड़ा मारने के लिए, तो कीड़े तो मर गए लेकिन फसल जल गई। केमिकल का इफेक्ट ऐसा था, या खरपतवार तो मर गई, साथ में फसल के पत्ते पीले पड़ गए। सो वो भी एक प्रकार का स्ट्रेस है। तो कभी भी पौधे को स्ट्रेस से बचाना हो या स्ट्रेस से रिकवर करना हो, ऐसे में हम गोल्ड को प्रेफर करेंगे। जैसे कभी अगर फ्लावरिंग झड़ रही है, बहुत बार लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर हमारे यहाँ पे फ्लावर झड़ रहे हैं। तो अगर फ्लावर झड़ रहे हैं तो फ्लावर झड़ने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है वहाँ कोई बीमारी लगनी स्टार्ट हो गई हो सकता है वहाँ पे कोई कीड़े लगने स्टार्ट हो गए हो सकता है कि वहाँ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो। तो अगर कहीं पे कोई फ्लावर झड़ रहे हैं और हमें पता है कि वहाँ पे कीड़े वगैरह तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, कीड़े दिखाई देंगे तो सबसे पहले हमें कीड़े के लिए कुछ डालना पड़ेगा, बायो कीटनाशक या कीटनाशक। अगर कीड़े भी नहीं दिख रहे हैं तो हम ऐसे में गोल्ड का प्रयोग वहाँ पे करा सकते हैं फ्लावर ड्रॉपिंग को रोकने के लिए। देन किसी प्रकार का स्ट्रेस आया है, कोई केमिकल स्प्रे कर दिया था, फसल पे नेगेटिव इफेक्ट हो गया, तो भी आप गोल्ड का प्रयोग करा सकते हो। पहले से भी आप गोल्ड का प्रयोग करा के चल सकते हैं जब फसल ग्रोथ स्टेज में है, ताकि फसल के ऊपर मौसम का प्रभाव ना पड़े और कोई भी अबायोटिक स्ट्रेस ना वहां पे आए, फसल गिरे नहीं, उसके लिए हम गोल्ड का प्रयोग करा सकते हैं।
फिर आता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये पौधे की रूट भी डेवलप करता है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड स्पेशली वाइट रूट। तो वाइट रूट्स वो रूट्स होती हैं, इसको आप पौधे का मुंह बोल सकते हो, मतलब जड़ों का मुंह बोल सकते हो, जो कि मिट्टी से पोषक तत्व खींचने का काम करती हैं, बेसिकली खाने का काम करती हैं। जितनी ज्यादा वाइट रूट्स होंगी वो उतना ही ज्यादा पोषक तत्व मिट्टी से ले पाएगा। तो वाइट रूट्स को स्पेशली इंप्रूव करता है। फलों की डेवलपमेंट और उनकी राइपनिंग, मतलब उनके पकने में सहायक है, अच्छे से पकता है। पौधे की मेटाबॉलिक रिएक्शन को इम्प्रूव करता है, एक प्रकार की कैटलिस्ट की तरीके से काम करता है। और सबसे बड़ी खास बात है कि इसको आप पौधे की वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव दोनों ही फेजेस में यूज कर सकते हो। जैसे हमने ह्यूमिक को जब समझा था, तो ह्यूमिक को हमने बोला था कि शुरुआत में हम उसको यूज करेंगे। देन मॉस को समझा था कि हम फ्लावरिंग फ्रूटिंग के टाइम पे यूज करेंगे। फिर नैनोटेक को समझा था। ऐसे ही अब गोल्ड, गोल्ड को हम वेजिटेटिव अवस्था में भी यूज कर सकते हैं जब पौधे का इनिशियली ग्रोथ हो रहा है, और हम उसको रिप्रोडक्टिव अवस्था में भी यूज कर सकते हैं जब फ्लावरिंग फ्रूटिंग का टाइम है। तो दोनों ही कंडीशन में यूज किया जा सकता है, एक ऑलराउंडर प्रोडक्ट है। और ऐसी फसलें जो कि मिट्टी के नीचे होती हैं, जैसे जड़ वाली फसलें, जैसे आलू, गाजर, मूली, शलजम, हल्दी, अदरक, ऐसी फसलों में तो हमें जरूर प्रयोग करना चाहिए, वहां पे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। फसल में हम किसी में भी इसको प्रयोग करवा सकते हैं एंड किसी भी अवस्था में प्रयोग करा सकते हैं, इसलिए इसको मैं स्पाइरुलिना बोल देता हूँ बहुत बार। अब अगर हम इसकी डोसेज एंड एप्लीकेशन समझे, तो अगर हम इसको स्प्रे करा रहे हैं, तो स्प्रे देखिए, डोज तो इसकी रहती है 20 ग्राम प्रति 15 लीटर टैंक में, लेकिन कब कब करा सकते हैं? जैसे मैंने बोला था कि वेजिटेटिव में भी करा सकते हैं, रिप्रोडक्टिव में भी करा सकते हैं। अर्थात जब फसल 20 से 30 दिन की है, 40 दिन की है, 50 दिन की है, उन अवस्थाओं में भी किया जा सकता है। जब फसल में फूल आने वाले हैं तब भी किया जा सकता है, फसल में फूल आ चुके हैं उस समय पे भी किया जा सकता है। देन अगर हम इसको मिट्टी में प्रयोग करना चाहते हैं ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से, ड्रेंचिंग के माध्यम से, तो 100 से 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी हम प्रयोग करवा सकते हैं। तो मिट्टी में भी डाला जा सकता है, ड्रेंचिंग की जा सकती है, या फिर हम स्प्रे करवा सकते हैं। तो शानदार प्रोडक्ट है, मैजिकल कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट है एग्री प्रोटेक्ट। एग्री प्रोटेक्ट प्लांट प्रोटेक्शन की कैटेगरी का प्रोडक्ट है, और एक ही प्रोडक्ट है इस कैटेगरी में, जो कि 500 ग्राम की पैकिंग में अवेलेबल है, पाउडर की फॉर्म में आता है। और ये जो प्रोडक्ट है, ये पहले एग्री बायो फंजीसाइड के नाम से आया करता था, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, अब इसका नाम एग्री प्रोटेक्ट है। और इस प्रोडक्ट को बोलते हैं यूनिक एग्रीकल्चरल बायो इनहेंसर, देन माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट भी आप इसको बोल सकते हो। क्या होता है इनोक्यूलेंट का मतलब, वो हम समझेंगे। इनोक्यूलेंट को आप एक प्रकार से हिंदी में बोले तो कवच बोल सकते हैं। जैसे अभी हम वैक्सीन लगवा रहे हैं, वैक्सीन लगाने से क्या होगा, अब हमारी बॉडी में बीमारी नहीं आएगी या वायरस अटैक नहीं कर पाएगा, एक प्रकार का कवच हमने बना लिया, तो वो भी इनोक्यूलेंट है। सो ऐसे ही एग्री प्रोडक्ट है जिसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, सूक्ष्म जीव रहते हैं। जब हम इसको मिट्टी में डालते हैं या पौधे की जड़ों के आसपास डालते हैं या बीज उपचार करते हैं, तो ये मिट्टी में या जड़ों के आसपास एक कवच बना लेता है, या बाद में स्प्रे करें तो पौधे के ऊपर एक कवच बना लेता है। वहां पे इसके अंदर जो सूक्ष्म जीव है उनकी ग्रोथ इतनी ज्यादा हो जाती है कि नुकसान पहुंचाने वाली जो कीटाणु हैं या जो फंगस हैं वो असर नहीं कर पाते, वो बीमारी नहीं फैला पाते। तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है, ये फसलों को स्पेशली फंगस की बीमारियों से बचाने के लिए यूज किया जाता है। इसको हम एज अ सिस्टेमिक प्रोडक्ट के तौर पे भी समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको स्प्रे कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि पौधे के ऊपर ऊपर काम करेगा, ये पौधे के अंदर जाके भी काम करता है, पौधे के सिस्टम में जाके भी काम करता है। एक प्रकार का बायो कंट्रोल एजेंट है, अर्थात प्राकृतिक प्रोडक्ट है जो कि पौधे को पैथोजेंस के अटैक से बचाने का काम करता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो कि मैं बता ही दिया हूँ। और कुछ बीमारियों के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि फंगस की बीमारियां हैं जिनसे बचाने में सहायक रहेगा, उनके नाम दिए गए हैं। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को भी इम्प्रूव करता है, पौधे को सन या धूप की वजह से जो स्ट्रेस होता है उससे बचाने में सहायक है, और उनकी डिफेंस पावर को बढ़ाने में सहायक है। कुछ यहाँ पे पिक्चर्स दिखाई गई हैं बीमारियों की, जिससे आपको आइडिया लग सके कि बीमारी कैसे कैसे आती है। जैसे सबसे पहली फोटो जो है वो धान की फसल की फोटो है, जिसमें सफेद सफेद रंग के छल्ले बन रहे हैं, ब्लास्ट बोलते हैं इस बीमारी को। देन नंबर 2 पे गेहूं का पत्ता है जिसपे लाल लाल रंग के धब्बे आ रहे हैं, रस्ट बोलते हैं, जंग लगना बोलते हैं इसको। फिर नीचे एक मूंगफली का पत्ता है जिसमें कि काले काले धब्बे आ रहे हैं, टिक्का बीमारी है ये। और फिर इधर कपास का फसल है जिसपे कि छोटे छोटे भूरे रंग के छल्ले बन रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं, ये सब फंगस की प्रॉब्लम्स हैं और फसलों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, जिनसे बचाने के लिए हम एग्री प्रोटेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं।
ये सिर्फ कुछ बीमारियों के एग्जाम्पल हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं में यूज होगा, और भी बहुत सारी बीमारियों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। जहाँ तक बात है इसके डोसेज एंड एप्लीकेशन की, तो इस प्रोडक्ट को हम दो प्रकार से प्रयोग करवा सकते हैं। एक तरीका होता है प्रोफिलैक्टिक मेथड, अर्थात हम इसको पहले से प्रयोग कराएं बचाव करने के लिए, ताकि फसलों में बीमारी आए ही नहीं। दूसरा होता है क्यूरेटिव मेथड, मतलब फसल को हम ठीक करने के लिए यूज कराएं अगर वहाँ पे कोई बीमारी आ गई है तो। बट हमेशा ध्यान रखें, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो पहले से यूज करना हमेशा अच्छा होता है। और उसमें सबसे सही तरीका है सॉइल एप्लीकेशन का, मतलब हम सॉइल ट्रीटमेंट करें, मिट्टी का उपचार करें। मिट्टी का उपचार करने के लिए हम सबसे पहले इसको जब हम खेत तैयार करते हैं उसी समय पे प्रयोग करवा सकते हैं। 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 500 ग्राम से 1 किलो प्रति एकड़ के लिए हम इसको प्रयोग करवा सकते हैं। और सबसे जो सही तरीका होगा वो ये होगा कि हम इसको 100 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद में मिला लें, उसके साथ मिला के खेत में डलवाएं। वो नहीं है तो फिर हम एग्रीह्यूमिक ग्रैनुअल में मिला के भी इसको डलवा सकते हैं। तो मिट्टी उपचार का तरीका बहुत अच्छा तरीका है। फिर सीड ट्रीटमेंट का तरीका आता है जिसमें हम 5 से 10 ग्राम प्रोटेक्ट को प्रति किलो बीज के हिसाब से मिला के प्रयोग करवा सकते हैं। रूट डिपिंग का एक तरीका होता है जड़ उपचार का, जो कि हमने ह्यूमिक में भी किया था। उसमें हम इसका घोल बना सकते हैं 10 से 15 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और वहां पे जड़ों को डिप करके तब पौध की रोपाई की जा सकती है, तो पौध उपचार हो जाएगा। अगर हम फोलियर स्प्रे इसका करवा रहे हैं तो फोलियर स्प्रे में हम इसको 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से कम प्रयोग कराएं। यहाँ पे 1.5 ग्राम भी लिखा है, बट 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसको प्रयोग कराएं। और जो 90 से 120 दिन वाली फसलें हैं उनमें आप 2 बार स्प्रे करा लें। 2 बार स्प्रे करने के लिए जो टाइमिंग होगी वो होगी या तो फसल जब लगाने के बाद 30 दिन की हो चुकी है वो एक टाइमिंग हो सकती है, या फ्लावरिंग आने के 20 दिन पहले आप इसको प्रयोग करा सकते हो। बट सबसे जो सही जो तरीका है वो यही है कि हम मिट्टी का उपचार जरूर कराएं, बीज उपचार जरूर कराएं। फोलियर स्प्रे की बात तब आती है जब हम मिट्टी उपचार नहीं करा पाए, या फिर फसल ऑलरेडी लग चुकी है, बड़ी हो गई है, तो मिट्टी उपचार भी करा लिया था, उसके बाद और ज़्यादा सेफ्टी के लिए आप फोलियर स्प्रे करा सकते हो। किसी के यहाँ बहुत ज़्यादा अटैक होता है बीमारियों का तो आप फिर स्प्रे भी रिपीट कर सकते हो। बट सॉइल एप्लीकेशन पे जरूर फोकस करें, ट्रीटमेंट जरूर कराएं, राइट। उसके बाद आप स्प्रे से ट्रीटमेंट रिपीट कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए, बट मिट्टी उपचार कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात आती है क्यूरेटिव मेथड की, तो क्यूरेटिव मेथड में अगर कहीं पे हमें लग रहा है कि बीमारी आनी शुरू हो रही है, जस्ट शुरू हो रही है, तो बीमारी आनी शुरू हो रही है तो हम तुरंत इसका स्प्रे करा लें। कहीं पे बहुत ज्यादा बीमारी फैल चुकी है तब तो फिर बायो प्रोडक्ट उतना इफेक्टिवली रिजल्ट नहीं दिखा पाते। लेकिन बीमारी अगर शुरू हो रही है तभी हम तुरंत इसका स्प्रे करा लें, और स्प्रे की मात्रा 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर रहती है, और स्प्रे को 7वें दिन में रिपीट कर लें। अगर हम कभी स्प्रे कर रहे हैं प्रोटेक्ट का तो एक आइडिया लगा सकते हैं कि 15 लीटर के टैंक में हम 40 ग्राम प्रोटेक्ट और 10 ml 82 दोनों चीजों मिला के स्प्रे करें और रिपीट करें, दूसरा स्प्रे करें 7 दिन के अंदर, तो आपको वहां पे फिर बीमारी से भी कंट्रोल प्राप्त हो जाएगा, राइट। सो ये सारे प्रोडक्ट थे, इन सारे प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने समझा। ये इनका प्राइस लिस्ट है जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, फिर उसमें पीवी कितने आते हैं, पॉइंट वैल्यू कितने देता है वेस्टीज। सो हर प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। 82 का 100 × 3 ml वाला पैकिंग है जो कि 9 पीवी देता है। 500 ml वाला पैकिंग है जो कि लगभग 12.5 पीवी देता है। फिर 5 लीटर वाला पैकिंग है जो 110 पीवी देता है। आप किसी में भी चेक कर लेना, सब में एग्जैक्टली 30 रुपए का पीवी है। तो पीवी के लिए सबसे बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं ये, लेवल्स अचीव करना इजी हो जाता है जब हमारे पीवी शॉर्ट पड़ रहे हो तो अच्छा हम लोग ग्रो कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के साथ में, अपना बिजनेस भी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अब अगर हम इनको फसलों के हिसाब से समझना चाहें कि मान लीजिए कोई फसल हम लोग लगा रहे हैं, उस फसल में शुरू से लास्ट तक हम कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स बनाए हैं और 5 स्टेप आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। लेकिन इनका ये मतलब नहीं है कि हमें पांचों ही स्टेप प्रयोग करने हैं। ये स्टेप ये सोच के बनाए गए हैं कि मान लीजिए आप किसी किसान को मिलते हैं या आप खुद एक किसान हैं और आपको डिसाइड करना है कि इनमें से मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज करूं। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि आपकी फसल में कौन सी स्टेज चल रही है, कौन सी अवस्था चल रही है। क्या आप अभी मिट्टी तैयार कर रहे हैं, क्या आप अभी बिजाई कर रहे हैं, क्या आप बीज उपचार करने वाले हैं, क्या आपकी फसल जम चुकी है, उस पे 5-6 पत्ते आ चुके हैं, क्या आपकी फसल में फूल आने वाले हैं या फल आ रहे हैं। तो बेसिकली अगर आपको प्रोडक्ट चूज करने हैं कि मैं कौन सा प्रोडक्ट स्प्रे करूं, तो उस
उसके लिए हम ये टेबल रेफर कर सकते हैं कि हम सबसे पहले चेक करें कि हमारे यहाँ पे कौन सी स्टेज चल रही है और उस स्टेज के हिसाब से फिर प्रोडक्ट डिसाइड करें। हालांकि आप चाहें तो पांचों स्टेप भी किसी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। अब स्टेप नंबर 1 जो है वो है सॉइल एप्लीकेशन ड्यूरिंग फील्ड प्रिपरेशन और एट सोइंग। या तो मतलब इसका मतलब है या तो जब आप जुताई कर रहे हो खेत में उस समय, या फिर जब आप फसल में बिजाई कर रहे हो मतलब बीज लगा रहे हैं उस समय। तो जुताई के समय या बिजाई के समय अगर हमें कुछ डलाना हो तो हम एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल, एग्री प्रोटेक और एग्री एक्वाजेल का प्रयोग करा सकते हैं। ये बेस्ट प्रोडक्ट है उस टाइम के लिए। मात्रा की बात करें तो ग्रैनुअल की मात्रा रहेगी 5 किलो, प्रोटेक्ट की रहेगी 500 ग्राम, एक्वाजेल की रहेगी 1 किलो। ये प्रति एकड़ के हिसाब से है। ये मैंने चूज क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि ग्रैनुअल मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने का काम करेगा, उसको भुरभुरा बनाने का काम करेगा, तो शुरू में ही हम डलवा लें इसको। प्रोटेक्ट मिट्टी का उपचार करने का काम करेगा ताकि फंगस वगैरह की समस्या ना आए। एक्वाजल मिट्टी की एक्टिविटी इंप्रूव करेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा, फर्टिलाइजर सेव करने में मदद करेगा। तो ये तीनों प्रोडक्ट शुरुआत में डालने के लिए बेस्ट टाइमिंग होता है। और ऐसा नहीं है कि तीनों ही डालने हैं, तीनों में से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हैं कि हमें एक डालना है, दो डालना है या तीनों डालने हैं। फिर आता है कि आप बिजाई करने जा रहे हो, आप बीज उपचार करना चाहते हो, सीड ट्रीटमेंट करना चाहते हो, तो आप एग्री ह्यूमिक एंड एग्री प्रोटेक्ट इनका प्रयोग कर सकते हैं सीड ट्रीटमेंट के लिए। ह्यूमिक की डोज 5 ml प्रति किलो रहती है, एग्री प्रोटेक्ट की 10 ग्राम प्रति किलो रहती है। सो आप इनमें से कोई एक या दोनों का प्रयोग करा सकते हो बीज उपचार में। फिर स्टेप 3 आता है जब फसल में 5 से 6 पत्ती आ चुकी हैं। ये वो अवस्था है जब फसल जम चुकी है, कोई भी फसल हो चाहे। ऐसे में हमारे पास ऑप्शन है कि हम एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड, एग्री 82 का प्रयोग कराएं। एग्री ह्यूमिक दो प्रकार का अवेलेबल है, ह्यूमिक लिक्विड में भी है, ह्यूमिक ग्रैनुअल में भी है। तो अगर हम स्प्रे करना चाहें तो स्प्रे का ऑप्शन है, हम 15 लीटर के टैंक से 30 ml एग्री ह्यूमिक यूज कर लें, 20 ग्राम एग्री गोल्ड यूज कर लें, 5 से 10 ml 82 यूज कर लें 15 लीटर के टैंक में। अगर हम स्प्रे नहीं कराना चाहते हैं, मिट्टी में डालना चाहते हैं किसी खाद के साथ, फर्टिलाइजर के साथ मिला के, तो फिर वहां पे हम ह्यूमिक ग्रैनुअल का प्रयोग कर लें 5 किलो, 100 ग्राम गोल्ड का प्रयोग कर लें, 150 ml लगभग 82 का प्रयोग कर लें 1 एकड़ के लिए। दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज कर लें, तीनों में से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट चूज कर लें। ठीक, फिर स्टेप 4 आता है। स्टेप 4 होता है फ्लावरिंग के 20 दिन पहले। और यहाँ पे अगर हम कोई प्रोडक्ट चूज करना चाहें तो वो है प्रोटेक्ट, मॉस और 82। इनका ये सोच के मैंने सिलेक्शन किया है कि भाई क्योंकि फ्लावरिंग के टाइम पे हमें चाहिए फ्लावर अच्छे से आए, बडिंग अच्छे से हो, फ्रूट अच्छे से बने, और वही वो अवस्था है जब फंगस लगने के चांस भी बहुत होते हैं, तो हम प्रोटेक्ट का प्रयोग करा सकते हैं पहले से। सो प्रोटेक्ट, मॉस और 82 इन तीनों का स्प्रे करा सकते हैं 15 लीटर के टैंक में। 30 ग्राम प्रोटेक्ट, 20 ml मॉस, 5 से 10 ml 82, तीनों को मिला के स्प्रे करा सकते हैं। 3 नहीं करना चाहते तो अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन से आपको कराना है। स्टेप 5 आता है जब फ्लावरिंग आ चुकी है और अब फल बनने वाला है, दैट मीन्स 20 डेज आफ्टर फ्लावरिंग। और यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं नैनोटेक गोल्ड और 82। ये प्रोडक्ट स्पेशली फ्रूट की क्वालिटी या दाने की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में काम करेंगे, फसल को गिरने से बचाने में सहायक होंगे। स्प्रे करा सकते हैं इनका 30 ग्राम नैनोटेक, 20 ग्राम गोल्ड, 5 से 10 ml 82 15 लीटर के टैंक में। सो ये 5 स्टेप मैंने बताए जो कि फसलों की स्टेजेस पे डिपेंड करते हैं। और ये ज्यादातर ये वाले जो स्टेजेस हैं ये उनमें ज्यादा फिट बैठेंगी, जिसमें जो कि 3 से 4 महीने वाली, 6 महीने वाली फसलें हैं, जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हैं जैसे कि आम का पेड़ है, कीनू का पेड़ है, स्टेजेस उनमें भी यही होंगी, लेकिन थोड़ी लंबी लंबी चलेंगी। मतलब शुरुआती कुछ साल हो सकता है वेजिटेटिव अवस्था ही चलती रहे, फिर रिप्रोडक्शन का टाइम आए, तो वहां पे भी हम यही देखें कि वहां पे क्या चल रहा है, वहां पे फूल आ रहे हैं, फूल आ चुके हैं, या पौधा छोटा है, या वेजिटेटिव अवस्था चल रही है, अवस्था के हिसाब से प्रोडक्ट चूज करें। ठीक, इसके लिए ये टेबल बना के दी है ताकि प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना आपके लिए इजी हो जाए, आप फसल की स्टेज देख के प्रोडक्ट चूज कर सकें। ठीक, सो ये सारी चीजें थी, इसमें हमने सारे प्रोडक्ट्स को समझा आज के सेशन में। इसमें हर प्रोडक्ट का काम समझा, उसकी डोसेज समझी, उसके बेनिफिट समझे, प्रोडक्ट का कैटेगराइजेशन समझा, वेस्टीज ने प्रोडक्ट लॉन्च क्यों किए वो समझे, किसी फसल में प्रोडक्ट किस अवस्था में कौन से डालने चाहिए वो समझ लिया इस टेबल के माध्यम से। तो ये सारी चीजें समझने की आज कोशिश की। आई होप बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, एंड बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी, कुछ चीजें नई लगी होंगी, कुछ चीजें आपने पहले से समझी हुई होंगी। ऐसे ही सेशंस हम लोग आगे भी लेके आते रहेंगे।
आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशंस, ऐसी नई नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार।